चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस शाम वाला ऑनलाइन क्लास में। और अभी जेएनवी टेस्ट मॉडल पेपर भेजा था सेट एम, उसके गणित के प्रश्नों को बताऊंगा हल करना। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है और चलिए देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। पारुल ने रुपेश से 17 अंक कम प्राप्त किए और पीयूष ने पारुल से 12 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के अंकों का योगफल 191 है तो पारुल ने कितने अंक प्राप्त किए? बस नाम लिखना है। पहले पारुल ने रुपेश से, रुपेश लिखा है, रुपेश को लिखो बीच में, पारुल को लिखो पहले। ठीक, ये हो गया। तो पारुल ने रुपेश से 17 अंक कम, मतलब इसका अगर रुपेश का 17 एक्स है तो पारुल का होगा 17 अंक कम, यानी 1/17। सिंपल सा, ये तो बता चुका हूं। जिसके सामने से लिखा है उसको बीच में लिखना है, पहले नाम लिखा है उसको पहले। ठीक, अब उसी क्रम से लिख लेंगे। अब बीच वाले को 1 मानना है और पहले लिखा है उसको क्या लिखा है, 17 अंक कम, तो 1/17। और उसके बाद लिखा है पीयूष ने पारुल से, अब एक नाम पीयूष है, पीयूष को लिख लो। पीयूष का कितना है? पारुल से 12 अंक कम। पारुल का कितना है देखो, पारुल का 1/17 है, तो 1/17 ये पारुल है। अब पारुल से 12 अंक कम, तो इसमें फिर 12 कम यानी ऋण 12 करेंगे। ठीक, अब इसको चाहे तो और हल कर सकते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ऋण 17 और ऋण 12 कितना हो गया, 1/29 हो गया। तो इस तरह पारुल का 1/17, रुपेश का 1 और पीयूष का मिला 1/29। अब क्या लिखा है, तीनों का योगफल 191, यानी ये 1/17, 1 और धन ये 1/22 को जोड़े तो कितना होना चाहिए, 191। तो 1 से 100 को जोड़ते हैं तो जानते हो 3x होता है। अब ये देखो ऋण 17 ऋण 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 46, तो ये हो गया 46, ऋण 46 हो जाएगा। अब बराबर कितना होना है, 191। अब हमें 100 का मान जानना है तो पहले ऋण 46 पक्षांतर करेंगे, तो 191 में 46, ऋण 46 है तो वो धन 46 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर ऋण वाला धन हो जाता है, जान रहे हो। तो 9 4 13 हासिल 1, 237 हुआ बच्चों। अब 100 का मान जानना है तो 3 गुणा में है, पक्षांतर होने पर भाग होगा, तो इसका भाग हो जाएगा। तो देखो 3 7 21 बचा 2 बन गया फिर 27, तो 3 या 27। तो इस तरह 100 का मान मिला हमें 79 अब पूछा क्या किसका है, पारुल का। पारुल का देखो क्या लिखे हैं, 1/17 यानी 1/17। तो 100 का मान पता चल गया 79, तो 100 में 17 घटाना है, 17 घटाएंगे, 7 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा, 6, 62 उत्तर आया, जो कि ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों चूंकि बहुत बार बता चुका हूं, हमको केवल ये समीकरण बनाना रहता है। पहले जो नाम लिखा है पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर का नाम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नाम आया और तीसरा नंबर। बीच वाले को 100 मानना है, उससे 17 कम है पारुल का, तो इसलिए कम कहेगा तो ऋण 17 लिखेंगे। यहाँ भी देखो 12 कम पारुल से, तो पारुल का लिखा था 1/17, ये पारुल है। अब उससे 12 कम है किसका, पीयूष का, तो उसमें फिर ऋण 12 किए, ऋण 17 ऋण 12 हो गया ऋण 29 हो गया जी। बस प्रश्न में लिखा है तीनों का योगफल 191, तो तीनों को जोड़ेंगे, 1/17, 1 और 1/29, तो 1 से 1 से जोड़ने पर 3x होता है, ऋण 17 ऋण 29 जोड़ने पर ऋण 46।
अब x का मान जानना है, इसलिए ऋण 40 को पक्षांतर किए धन 46 हो गया, जोड़ के मिला 237। x का मान जानना है तो गुणा 3 को पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाता है, x का मान मिला 79। पारुल का अंक पूछा था तो पारुल का x ऋण 17 है, यानी x में 17 कम करना था तो कम किए, x का मान 79 आया था, कम किए 62 आया। यही पारुल का अंक है जो कि ऑप्शन बी में दिया है बच्चों। इस तरह से आंसर तक पहुंचना था। क्लियर? चलिए ऑप्शन, अब प्रश्न दूसरा में आते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहां ना बना के यहां कोने में बना लेता हूं। समकोण त्रिभुज बनाना है और इसका नाम देना है क्या, एबीसी, और कोण बी को समकोण रखना है, लिखा है ना, बी कोण समकोण है तो यहाँ पर 90 अंश बनता है समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर बी को लिखना है, ये भी निश्चित है। कोण सी 62 अंश, ये कोण कितना है, 62 अंश है, तो कोण ए का मान पूछा है, और इससे सरल प्रश्न तो नहीं होना चाहिए। त्रिभुज बच्चों चाहे किसी भी प्रकार का, तीनों कोण जोड़ने पर 180 होता है, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़े तो 180 अंशी होता है। त्रिभुज चाहे समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, तीनों कोण का योग 180 होता है। अब इसमें से दो कोण तो हमको पता है ना, कौन कौन सा, कोण बी 90 अंश है क्योंकि वो तो समकोण जगह में है, और कोण सी 62 अंश है ना, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, फिर पक्षांतर कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो 90 और 62 कितना होता है, देखो तो 9 6 15 152, तो बस 180 में से 152 घटा देते हैं, 10 में से 2 गया 8, इस तरह 2 कितना आया 28, यानी कोण ए बराबर क्या मिला जी, 28 अंश, जो कि ऑप्शन डी में देखो दिया हुआ है। सिंपल सा था। यहां पर मुख्य चीज जो जानना है बच्चों, ये चीज जानो, लिखा है जिसका बी कोण समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाते समय गलती ऐसे भी तो हो सकता है ना, ए बी सी, तो यहाँ पर सी कोण हो गया समकोण, तो बी कोण समकोण लिखा, इसका मतलब जहां पर 90 अंश का ये समकोण बना है उसी बिंदु में ही बी को लिखना है, ठीक है, तभी बनेगा। दूसरा चीज, ये नहीं करोगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि दो कोण का मान दिया है, तीसरा कोण पूछा है, तो एक समकोण है मतलब एक तो 90 अंश का क्लियर हो गया, और एक कोण 62 अंश का है तो दूसरा कोण भी क्लियर हो गया। तो त्रिभुज में तीन कोणों में से दो कोण पता हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है इस तरह से, और जोड़ने के बाद उसे 180 में से घटा दिया जाता है, तो जो उत्तर मिलता है वही तीसरा कोण का मान है, तो ये 28 अंश है। यही आंसर है बच्चों। मेरे ख्याल से सरल प्रश्न था, जितना अभी तक पढ़ाया हूं उसके आधार पे। अगला प्रश्न देखिए, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या। 5 अंक की छोटी छोटी संख्या आज की स्थिति में तो सब लोग जानते हो, ये है 5 अंक की छोटी छोटी संख्या। 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 तो इधर आ जाएगा, तो ये 6 बार 9 लिख दिए जी, ये हो गया 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब योगफल करना है तो और सरल है, योगफल करना और सरल है। कितना हो गया देखो, 4 9 और शुरू में 100 लिखा रहना चाहिए, ऑप्शन सी में देखो दिया है भाई, ठीक। भाई 5 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो 1 लिख के 4 0 कर दो, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या बन जाता है। 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब 6 बार 9 लिखना है, फिर जोड़ दिए उत्तर आ गया, ठीक। सरलतम प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का योग 34,661, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,032 बड़ी है तो छोटी संख्या क्या है।
बार बार ये नियम बताया हूं तुम लोगों को, ये दो संख्याओं का योग दिया हो और एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी या छोटी दिया, इसका मतलब वो अंतर है। तो योगफल और अंतर दिया हो, छोटी संख्या पूछे तो घटा के 2 से भाग करना रहता है, अगर बड़ी संख्या पूछ देता तो जोड़ के 2 से भाग। तो चलो भाई, नियम तो बता दिया। 34,661 में से हमको 10,032 को घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या घटाने से मिलता है। एक में से दो तो नहीं घट सकता, तो 11 माने 2 में से 11 में 2 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 6 में से शून्य गया 6, 4 में से शून्य गया 4, 3 में से 1 गया 2। बस इसको हमको अब क्या करना है? 2 से भाग करना है। चलो करते हैं। 2 1 कम 2, 4 उतारेंगे 2 दूनी 4, ठीक। 6 उतारेंगे 2 तिया 6, फिर 2 उतारेंगे 2 1 कम 2, अब फिर क्या उतारेंगे? ये 9 उतारेंगे तो 2 चौक 8, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे तो शून्य उतरेगा, 2 पंचे 10, यानी उत्तर आएगा 12,314.5। 12,314.5 ऑप्शन ए में देखो दिया। क्लियर? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जब भी दो संख्याओं का योगफल दिया रहे बच्चों, और एक संख्या दूसरी संख्या से इतना बड़ा है या छोटा है दिया रहे, वो क्या है? उन दोनों संख्याओं का अंतर है। तो दो संख्याओं का योगफल अंतर रहे, बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भाग करोगे तो भागफल मिलेगा, उत्तर होता है। छोटी संख्या पूछे तो जो घटा कर 2 से भाग करोगे तो भागफल मिलेगा, वही वो छोटी संख्या होता है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल है, देखो। 75 भागित 5 ऋण 1, और 5 ऋण 1 के ऊपर में रेखा कोष्टक है, फिर ऋण 5 कोष्टक में 6 ऋण 5 गुणित 2 लिखा है। सरल करना है बच्चों। बोडमास का नियम कहता है बच्चों, सबसे पहले हल होता है रेखा कोष्टक। सबसे पहले हल होता है रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक में क्या है? 5 ऋण 1, तो 5 में से 1 घटाना है, मतलब क्या आएगा? 4। अब इधर क्या है? 5, इसको हल कर लिया हमने, ठीक। ये वाला, ये रेखा कोष्टक था। अब कोष्टक को, ये वाला कोष्टक हल करें तो 5 और 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ घटाना तो गुणा पहले होता है, तो 6 ऋण 5 दूनी 10 हो गया। अब छोटा कोष्टक हल करें तो ऋण 10 में से 6 घटेगा तो ऋण 4 उत्तर आएगा, याद रखो। अब कोष्टक के साथ देखो, 5 और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 5 का गुणा होगा। अब इधर क्या बचा? ऋण 4 भागित 75। अब ऐसा है, अब देखो इस तरह से है, तो भाग है और ये घटाव का चिन्ह है और ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है, याद रखना। तो अब भाग पहले होगा, तो 75 को तुम क्या करोगे? 75 को क्या लिख सकते हो? ये 75/4 लिख सकते हो। 75 भागित 4 यानी 75/4 लिख सकते हो। और ऋण ये क्या लिखा है? 5 गुणित 4 को क्या कर दोगे? पहले भाग करोगे, जो भी आएगा इसको गुणा करना है। 5 चौक, अब देखो यहीं पर एक और चीज, ऋण 5 और ऋण 4 है, तो ऋण 5 तो 5 चौक तो 20 हो गया, 5 चौक 20 हुआ। लेकिन ऋण और ऋण का गुणा होकर धन हो जाता है। क्या हो जाता है? धन हो जाता है, ठीक। अब तुम इसको, ये अब जोड़ का निशान, जोड़ का चिन्ह आ गया। अब भाग करो चाहे इसको भिन्न मानो तो भी उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसको बटे, इसका बटे 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई उसका कुछ नहीं है, अब भिन्नों का जोड़ मान के चलो इसको। तो देखो 75/4 है, अब धन आया 20, तो इसको 20/1 मान लो, लघुत्तम 4 आएगा, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, होगा ना ऐसे करके। तो 75 धन 80 कितना हो जाएगा? 80 दूनी 160, तो 155 होगा।
अब 155 यहाँ पर लिख लेता हूँ बटे 4, दशमलव दिया है तो 4 से चलो भाग करते हैं और क्या है, 4 एक कम 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, और 4 अट्ठे 32, 38 दशमलव किसमें है, ऑप्शन बी में, यही उत्तर है। करके देख लो, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3, दशमलव लगा के शून्य उतारेंगे, 4 सत्ते 28, क्या बचेगा 2, दशमलव लग चुका है फिर शून्य उतारे 20, 4 पंचे 20, 38.75 बच्चों इसका आंसर। क्लियर, ऐसे हल करना। अब इसका एक और तरीका ये था कि तुम 75 को 4 से भाग कर देते, 4 से भाग करने के बाद ये वाला सबसे कठिन पार्ट है इसमें का, ये ऋण 5 है और ये गुणित ऋण 4 आया था। ये ऋण 4 कहाँ से आया था, ये कोष्टक को जब हल किए तो ऋण 5 का ये छोटे कोष्टक के साथ गुणा का संबंध है, तो छोटा कोष्टक से मिला था ऋण 4 और कोष्टक के बाहर था ऋण 5, तो ऋण 5 और ये ऋण 4 का गुणा होगा क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 5 चौक 20 और ऋण का गुणा धन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, धन आ गया। अब यहाँ 75 भागी 4 को हम लिख सकते हैं 75 बटे 4 लिख सकते हैं, तो इस तरह 75 बटे 4 धन 20 मिल गया। अब इसी को यहाँ पर देखो, जोड़े भिन्न के जोड़ के नियम से, तो क्या मिला हमको 155 बटे 4, 155 बटे 4 को हल किए तो इस तरह मिला 38.75 जी, ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर। अगला देखें, एक दुकानदार बोतलें 18 रुपये प्रति बोतल, यानी प्रति बोतल माने एक बोतल को वो 18 रुपये में, या 10 के एक पैकेट को 150 रुपये में कह रहा है, यानी अगर 10 बोतल को बेचता है तो 150 रुपये में बेचता है। चिल्लर वाला जी, ये 10 बोतल का पैकेट बनाया है तो 10 बोतल को बेचता है तो 150 रुपये में बेचता है, 10 बोतल का एक पैकेट बना लिया है, और एक बोतल चिल्लर लोगे ना तो 18 रुपये में देता है। एक व्यक्ति को 39 बोतलें लेनी है, उसे दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। मैं बार बार बताया था, प्रश्न बिल्कुल सरल है। 39 बोतलें लेना है तो पहले पैकेट खरीदेंगे हम भाई, तो 10 का पैकेट खरीदे तो 10 दिया 30, यही तो पैकेट है। 3 पैकेट खरीदा तो 30 बाटल आएगा ना। अब 9 बाटल बच गया शेष, तो इसको किस भाव से खरीदेगा वो, 18 रुपया के भाव से। ठीक, तो 3 पैकेट का, एक पैकेट का दाम कितना है देखो, एक पैकेट में 10 बोतल है 150, तो इसी से गुणा करेंगे 3 का, क्योंकि 10 बोतल का 150, तो 3 पैकेट खरीदा हो 10 का, 150 का 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, 450 होगा। तो 3 10 तो खरीदा तो 450, अब 18 दिया कितना होता है वो देख लेते हैं भाई। 9 तो चिल्लर बचा, उसको एक एक बॉटल को 18 में खरीदेगा, तो 9 अट्ठे 72 हासिल 7, 9 एकम 9, 9 7, ये हो गया 162। अब जोड़ दो भाई, 6 5 11, 612 रुपये, ऑप्शन डी में देखो दिया है 612 रुपया देना पड़ेगा। क्या करना था, एक बार अच्छे से देख लो, जब भी इस तरह एक पैकेट का दाम दिया हो और एक वस्तु का दाम दिया, और जितना वस्तु खरीदना है वो पता है, तो उसको पैकेट वाला संख्या से भाग करो, पैकेट में कितना तो बाटल है उससे भाग करो, तो भागफल मिलेगा, वो पैकेट है, पैकेट का गुणा पैकेट का दाम से करना है। तो एक पैकेट का दाम 150 है, तो पैकेट की संख्या से पैकेट के दाम से गुणा कर दिए, मिल गया 450, तो पैकेट का पैसा पड़ा 450। अब 9 ठो शेष बचा है तो इसका तो पैकेट नहीं बना ना, तो इसको चिल्लर खरीदेगा, तो चिल्लर का भाव दिया 18 रुपये प्रति बोतल, तो उसका 18 से गुणा किया 162, सबको जोड़ेंगे 612 है, यही देगा बच्चों। क्लियर। अब देखो भाई, ये वाला प्रश्न बहुत सी स्पेशल प्रश्न है, मेरे पास ऑफलाइन वाले बच्चे पूरा परेशान थे,
ठीक है, तो देखो ऐसे प्रश्न में ये देखना है कोड। एक पुस्तक का क्या मतलब है? 18 पुस्तकें। एक पुस्तक के चित्र को कितना समझना है? 18 पुस्तकें। अब गिनना है कितना तो पुस्तक दिया है। पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ, ठीक है। निम्न चित्रालेख एक पुस्तक विक्रेता द्वारा 5 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। तो एक पुस्तक को 18 मानना है, ठीक। अब क्या कह रहा है? यदि पुस्तक विक्रेता के पास 3 दर्जन पुस्तकें अभी भी बची हैं, 3 दर्जन, 3 दर्जन माने 3 गुणित 12, तो कितना हो जाएगा? 36 पुस्तक बचा है अभी उसके पास 5 दिन बेचने के बाद। तो पुस्तक विक्रेता के पास कुल कितनी पुस्तकें थी? तो भाई बचा है वो, और जितना बेचा सबको जोड़ना है। तो देखो इस लाइन में 5 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो 6 4 10, 10 3 13, और 13 और 7 20, 20 पुस्तक दिया है। तो एक पुस्तक को 18 मानना है। तो 20 पुस्तक को 18 दूनी 36 यानी 360 मानेंगे। तो 360 पुस्तक उसने 5 दिन में बेच दिया, और बचा है 3 दर्जन। तो 3 दर्जन माने 12 तिया 36 पुस्तक बचा है। अब दोनों को जोड़े तो 6 6 3 9 3, 396 पुस्तक उसके पास कुल था। लेकिन ऑप्शन में 396 नहीं लिखा है। ऑप्शन में 396 नहीं लिखा है, लेकिन दर्जन तो लिखा है ना भाई। तो दर्जन बनाने के लिए क्या करेंगे? 396 को 12 से भाग करेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो गया। अब 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में से 3 जीरो, उतारेंगे 6 तो फिर 12 तिया 36। इस तरह 33 दर्जन बना। कोई भी संख्या को दर्जन बनाना है माने 12 12 का बनाना है जी ग्रुप। तो 12 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या को दर्जन बनाना है तो 12 से भाग किया तो क्या आया? 33 दर्जन। ऑप्शन बी में देखो दिया है 33 दर्जन। तो ऑफलाइन वाले बच्चे जो जुड़े हो, जो समझ नहीं पा रहे थे, अच्छे से देख लो। तुम लोगों को दरअसल कुल संख्या लाना था, कितना बेचा कितना बचा है, तो वो मिला हमको 396। अब दर्जन में उत्तर दिया है तो दर्जन बनाना पड़ेगा ना भाई इस संख्या को। और दर्जन बनाने के लिए हमेशा 12 से भाग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है। 12 से भाग किया तो 33 आया, तो 33 दर्जन तो ऑप्शन में दिया था। यही इसका आंसर है बच्चों। चलिए, श्रेणी क्रम वाला प्रश्न अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अभी सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं थोड़ा मैं बता देता हूं। अब देखो, ये ना दरअसल थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, किसी संख्या का घन है। जैसे 5, 125 लिखा है, तो ये 125 5 का घन संख्या है। 5 का घन संख्या क्या होगा? 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 होता है ना। बस यही तो है बच्चों। ये न 6 का घन संख्या है 216, यानी 6 का आपस में 3 बार लिख कर गुणा करके देखो, 6 छक्का 36 गुणित 6, 6 छक्का 36 हासिल 3, 6 तिया 18, 18 3 21, देखो 216 होता है। तो ये 7 का घन संख्या है, और ये 8 का घन संख्या है। तो आगे तरफ जाना है तो 5 के बाद 4 का घन संख्या लिखना है, उसके बाद 3 का घन संख्या। तो 4 का घन संख्या हो जाता है बच्चों 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो अगला 64 आएगा, और 3 का घन संख्या 27 आता है, तो वो 27 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लेकिन बता दूं, श्रेणी क्रम वाला टॉपिक अभी सिलेबस में नहीं है, तो इस तरह का प्रश्न फिलहाल अभी तो नहीं पूछा जाएगा। अगला देखें, 32 सही 1/8 का दशमलव समतुल्य है। सिंपल है। पहली बात तो ऑप्शन सी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कोई भी सही बटा में मिश्र भिन्न में जो सही के रूप में लिखा रहेगा वो हमेशा दशमलव के पहले लिखा रहेगा। तो 32 से बड़ा संख्या दशमलव की इस पार हो ही नहीं सकता, इसकी गारंटी है। इसीलिए देखो 3 ऑप्शन में 32 ही दिया है। हमको केवल 1 को 8 से भाग करना था,
तो 8 शून्यम शून्य बचेगा एक, दशमलव लगाएंगे तो उतारेंगे शून्य, 8 एक का मार जाएगा, क्या बचा 2, दशमलव लग चुका है, शून्य उतरेगा, 8 दूनी 16। अब देखो 32.12 कई ठो में है तो और हल करना पड़ेगा, क्या बचा 4, 20 में से 16 घटाए 4, दशमलव लग चुका है, शून्य उतरेगा, 8 पंचे 40, यानी कि आ गया 32.125। किस में है? ऑप्शन डी में है। यही इसका आंसर है बच्चों। बहुत ही सरल प्रश्न था। जब भी किसी मिश्र भिन्न का समतुल्य दशमलव संख्या पूछे तो सही के रूप में जो संख्या लिखा रहता है वो दशमलव के बाएं हाथ की ओर, इकाई दहाई सैकड़ा की ओर, और दशमलव के बाद 10वें, 100वें, 1000वें स्थान की ओर का संख्या प्राप्त करने के लिए हमको ये जो सम भिन्न दिया रहता है उसको भाग करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले संख्या से, और जो दशमलव बाद आएगा उसको दशमलव बाद लिख देना है, उत्तर आ गया। चलिए समझ में आ गया होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस 6:15 PM पर दिल्ली से चली, मान लो ये दिल्ली है, क्या है ये? दिल्ली स्टेशन है रे भैया। 6:15 PM लिखा है, यानी शाम का समय है। दिल्ली से चली और वह जयपुर पहुंचने में 6 घंटे 25 मिनट लगाया। तो समय कितना लगाया? 6 घंटे 25 मिनट का समय उसे लगा। कहाँ पहुंचने में लगा? जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है बच्चों। राजस्थान जो राज्य है उसका राजधानी है जयपुर। तो दिल्ली से चला ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 6:15 PM में और 6 घंटे 25 मिनट समय लिया। यदि वह 1 घंटे 15 मिनट देरी से चल रही है, इसका मतलब 6 घंटा 25 मिनट में पहुंचा, लेकिन 1 घंटा 5 मिनट देरी से चल रही है, तो वह कितने बजे जयपुर पहुंचेगी कह रहा है। अब इतना समय लेती है, 6 घंटे 25 मिनट का समय वो दिल्ली से जयपुर जाने में लेती है, लेकिन सही समय पर जाएगी तब। तो चूंकि 1 घंटे 5 मिनट देरी है मतलब ज्यादा समय लेगा, तो 1 घंटे वो अब 5 मिनट देरी और, तो 7 घंटे 25 5 30 मिनट का समय वो लेगा। अब कितने बजे पहुंचेगी? तो पहुंचने का समय जानना है बच्चों। तो प्रारंभिक समय में, शुरुआत के समय में जब चलना शुरू किया उसमें कितना कुल घंटा चला, उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं, क्या आता है? 6 7 13। अब 13 तो नहीं बचता ना, 12 से ज्यादा हो गया, तो रात का 1:45 होगा। अब 1:45 ऑप्शन बी में भी दिया है, ऑप्शन सी में भी दिया है। अब यही तुम लोगों का दिमाग खराब होगा। तो भाई शाम को वो चला था, तो शाम के बाद रात में 13 बजेगा, दिन का 13 नहीं बजेगा। तो रात का 13 यानी 12 बजे को पार को AM बोलते हैं। दिन में अगर 1:45 रहता तो PM होता। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, 1:45 AM। याद रखना, रात का 12 बजे से दिन के 12 बजे से पहले AM कहलाता है, और दिन के 12 बजे से शुरू होकर के रात के 12 बजे से पहले, 12 बजने से पहले PM कहलाता है। तो 12 से ज्यादा हो गया ना, 13 बज गया, माने 12 घटाएंगे तो रात का 1:45 है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए देखें 51 नंबर का प्रश्न। 3900 का या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है लिखा है। ऐसे प्रश्नों को अगर गलत करके आओगे ना परीक्षा में तो तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा, बता देता हूँ। क्योंकि इन प्रश्नों का इतना मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं कि ऐसे प्रश्न गलती करना मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। तो लिखा है 3900, क्या ट्रिक बताया हूं मैं? 2 शून्य लिखा है,
पहला ट्रिक क्या करना है हमको कि जिसमें भाज्य संख्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है और भाज्य संख्या लिखा है ऑप्शन में, तो वो तो गलत कर ही देना। तो ऑप्शन बी को देखो, 10 एक अभाज्य संख्या है, तो ये जिंदगी में उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा ट्रिक बताया हूं, 2 जीरो है संख्या में, इसका मतलब 5 और 2 का 2 जोड़ा बनेगा और बचेगा संख्या उसका गुणा 39 होना चाहिए। तो तुम इसको देखो ध्यान से, ऑप्शन सी को, 2 एक जोड़ा 2 और एक जोड़ा 5, तो इसका हो गया 2 गुणित 5 और इस तरह 2 गुणित 5 हुआ ना भाई, तो कितना हो गया 10 गुणित 10, यानी यही 100 हो जाता है। तो 100 में 2 शून्य रहता है, तो ये 2 शून्य आया है। तो एक जोड़ा 2 और एक जोड़ा 5, तो मिलके बन गया डबल जीरो। अब क्या बचा 3 और 13, तो 13 39 होता है ना। और क्या है, ऑप्शन सी तो उत्तर है, सोचने की जरूरत नहीं। अब इसका करके देखो, तो इसमें 2 एक ही है, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। ये डबल जीरो हुआ है, इसका मतलब इसका गुणा 100 से हुआ है तब हुआ है, और 100 हुआ है मतलब 2 बार 10 आया है, 2 बार 10 आया है मतलब 2 गुणित 5, 2 और इस तरह 5 गुणित 5 रहेगा, तभी उसमें 100 आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। तो 2 ठो 2 और 2 ठो 5 होना चाहिए तभी 100 बनेगा। तो इसमें देखो एक ही 2 है, इसका मतलब इसका गुणा करोगे तो कभी भी डबल शून्य वाला संख्या मिलेगा ही नहीं। इसको देखो, इसमें 2 ठो 2 है, इसमें 2 ठो 5 है, लेकिन बचा तो 3 तिया 9 और 9 13 तो ज्यादा हो जाएगा ना भाई 39 से। ठीक, तो इसका ट्रिक बता चुका हूँ, बहुत ही सरल ट्रिक है बच्चों। तो इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ध्यान से देखो रे भैया, 12 सेंटीमीटर आधार तथा 15 सेंटीमीटर कर्ण वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है समकोण त्रिभुज। कह रहा है ये कितना है, आधार 12 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 15 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जानना है तो लंब का मान जानना जरूरी है और आधार का मान जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंब गुणित आधार बटे 2, ये है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो लंब और आधार का मान चाहिए हमको, कर्ण और आधार का मान दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग कर दो और उसमें से घटा दो आधार के वर्ग को। तो चलो भाई करो, 15 15 225, 12 12 144। अब चलिए घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 तो नहीं घट सकता, तो 12 में से 4 गया 8, हासिल 1, तो इस तरह 0। 81 आया, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, नहीं 81 होता है तो 9 होगा। तो इस तरह लंब का मान क्या आया 9। अब बस इसमें मान रख दो भाई, लंब 9 और आधार 12 बटे 2 करना है। 2 एक कम 2 छक्का, यानी 6 54, 54 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न में बच्चों 2 चीज जानना बहुत ही जरूरी था। पहला चीज कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब गुणित आधार का आधा, यानी लंब और आधार का गुणा करना है, फिर उसको 2 से भाग करना है। प्रश्न में स्पष्ट दिया है 12 सेंटीमीटर आधार है, 15 सेंटीमीटर कर्ण है। तो कर्ण और आधार पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का मान 15 सेंटीमीटर है, उसके वर्ग में से आधार का वर्ग घटाते हैं और फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इस तरह 9 आया वर्गमूल। अब 9 मिल गया लंब, तो लंब और आधार का हमने क्या किया, गुणा किया, यानी 9 गुणित 12 किया और उसका बटे 2 किया सूत्र के हिसाब से। 2 से कटा दिए 12 को, 2 छक्का, इस तरह 9 गुणित 6 6 54 वर्ग सेंटीमीटर। आगे आंसर ऑप्शन सी। निम्न भिन्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। निम्न भिन्न का, यहाँ देखो भिन्न दिया है,
अब इसका सरलीकरण करेंगे रे भैया। क्या लिखा है 15 से ही 5/7। कितना सरल प्रश्न है देखना। ये भाग 11/3। पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाना चाहिए। 15 सत्ते 105, 105 और 5 110/7 हुआ। गुणित 14/5। भाग को गुणा बनाते हैं तो भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है, तो 11/3 है। 3/11 होगा। अब देखो सब गुणा हो गया। जब गुणा हो जाए भिन्न तो ऊपर नीचे कट रहा उसको कटाते हैं, तो 11 एकम 11, 11 दहम 110, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और तो कुछ नहीं कटेगा। हाँ ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नीचे देखो सब एक बन गया। ऊपर क्या बचा, 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऑप्शन ए में देखो दिया है 12 आंसर आ रहा है। सिंपल सा था। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला। भाग चिन्ह भिन्नों का भाग हो तो उसे गुणा में बदला जाता है। भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम उल्टा विलोम हो जाता है। तो 11/3 था, 3/11। अब सभी भिन्न के बीच में गुणा का चिन्ह आ गया। तो गुणा का चिन्ह हो तो अंश हर में जो संख्या आपस में कट रहा हो उसको घटाते हैं, और जो संख्या बच जाता है उनका आपस में गुणा करते हैं। इस तरह हमने 11 से 110 को कटाया 10 बार, 5 से कटाया 10 को 2 बार, 7 से कटाया 14 को 2 बार। इसी तरह नीचे एक एक बचा, ऊपर 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 आया। उत्तर ऑप्शन में दिया। आशा है समझ में आ गया होगा। देखो रे भैया क्या दिया है प्रश्न। यदि बहुभुज का परिमाप 49 सेंटीमीटर है तो भुजा ए बी की लंबाई पूछा है। बहुभुज यानी जिसमें दो या दो से अधिक भुजा हो बहुभुज कहलाता है। जितने भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज सब बहुभुज कहलाते हैं, और बंद आकृति होना चाहिए। तो अब देखो बहुभुज का परिमाप 49 है दे दिया है। बहु परिमाप माने सभी भुजाओं का माप। तो हमको देखो कौन सा भुजा का माप पता नहीं है, केवल इसी का। तो बाकी को जोड़ दो ना जी। 14.5 और 12.9, और इसका 5 है और इसका 9 है। हमें कौन सा ये पंचभुज है, तो 4 भुजा का तो मान पता है ना, तो जोड़ लेते हैं। 9 5 14 हासिल, 10 5 15, 15 2 10 5 15, 15 2 17, 17 4 21 हासिल 2। इस तरह हो गया 41.4। और सब मिला के 49 है। सब मिला के 49 है, तो 49.0 करेंगे। उसमें से 41.4 घटाएंगे। 0 में से 4 नहीं घट सकता। 10 मान लो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2, 9 में से 2 गया 7, 0 10 7.6। देखो किसमें है, ऑप्शन ए में दिया 7.6 बच्चों। सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, यही इसका उत्तर है। भाई सभी भुजाओं का परिमाप माने क्या है, सभी भुजाओं का योग पता है। तो 5 का पता है, उसको घटा दिए तो ये 6वां का नहीं मिल जाएगा। और इससे सरल प्रश्न कहाँ पाओगे। चलो देखते हैं प्रश्न। 3 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच खाली स्थान को बनता है, तो इसके लिए क्या करेंगे भैया। सबसे पहले ना एक घड़ी के लिए गोल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं। गोला बनाने के बाद 3 बजे प्रातः कह रहा है, तो 3 बजे प्रातः कह रहा है, तो पहले इधर देखो, यहाँ रहता है 12, यहाँ रहता है 3, और यहाँ रहता है 9, यहाँ रहता है 6, घड़ी में रहता है। तो 3 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का है। दोनों सुइयों का मतलब 1 मिनट और 1 घंटा। तो 3 बजे घंटे का कांटा रहेगा 12 में, और मिनट का कांटा रहेगा 12 में, तभी तो पूरा बजता है। और 3 का कांटा, सॉरी घंटे का कांटा 3 में रहेगा, और मिनट का कांटा 12 में रहेगा, तभी तो 3 बजेगा जी। चाहे सुबह का 3 बजे या रात का 3 बजे, 3 तो ऐसे ही बजना है घड़ी में। 3 बजे कहेगा, कोई भी करेक्ट टाइम रहे तो मिनट कांटा हमेशा 12 में रहता है। चाहे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कुछ भी बजे, मिनट कांटा करेक्ट टाइम है। 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, तो 12 में ही रहेगा।
और घंटा काटा जितना बज रहा है तो 3 बजे तो 3 में रहे। आप कह रहे हैं दोनों सुइयों के बीच कौन बंद है, तो दिख तो रहा है मिनट काटा पूरा खड़ी है और घंटा काटा पूरा आड़ी है, तो एक खड़ी हो एक आड़ी हो तो कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। ऑप्शन डी में दिया है, समझने वाला प्रश्न है। कितना सरल प्रश्न है, भाई ये कांटा पूरा आड़ी है, एक कांटा खड़ी है, तो पूरा खड़ी हो एक आड़ी हो तो 90 अंश का ही तो कोण बनता है। ठीक है, दूसरा 360 अंश का कोण बनता है। अब कुल कितने भाग में बटा रहता है, 12 भाग। घंटा में देखें 12 घंटा का 12 भाग में बटा है, 12 तिया 36। एक घंटा में 30 अंश का कोण बनता है, तो 3 घंटा में 3 बजे में 30 तिया 90 अंश का कोण बनेगा। इस तरह भी जान सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो ये प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब ये भी बताना पड़ेगा जी। ये देखो क्या लिखा है भैया, सबको ऐसे लिख लो, ठीक है। 73 20, ये क्या लिखा है 11 820 लिख लो। अभी क्या लिखा है 12 069, ये क्या लिखा है 11 34 21, तो 21 ये 11। अब देखो ये 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या, ये दोनों 5 अंकों की संख्या है। तो भाई 6 अंकों की संख्या तो बड़ा होता है ना, सबसे छोटी पूछा है तो 4 अंकों की संख्या ही छोटी होगा। तो 12,000 लिखा है, 11,000, तो 11,000 तो छोटा है ना 12,000 से। तो ये 11,000 जो ऑप्शन सी में लिखा है 11,820, ये चारों में सबसे छोटी संख्या है। और इससे सरल प्रश्न तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। चलो देखो, निम्नांकित रेखा आरेख एक कार फैक्ट्री द्वारा विभिन्न महीनों में उत्पादित कारों की संख्या को दर्शाता है। ये महीना लिखा है, ये उत्पादित कारों की संख्या। प्रश्न क्या पूछा, अधिकतम तथा न्यूनतम उत्पादित कारों की संख्या का योग करना है। तो ये देखो सबसे ऊंचा में जो बिंदु है वो अधिकतम को दर्शाता है। किस महीने में है, जुलाई में। तो कितना है देखो, तो लाखों में लिखा है ना, तो ये 45, तो 45 लाख हुआ। 45 लाख माने ये है 45 लाख। और न्यूनतम को देखो तो सबसे नीचे बिंदु ये है, जून में बना था। ये 20 लिखा है, मतलब लाखों में लिखा है, तो 20 लाख है। अब 20 लाख लिखोगे इस तरह, हो गया। क्या पूछा है, योग, तो जोड़ना तो सरल है ना दुनिया का सबसे काम। ये 5 4 2 6 65 लाख किसमें लिखा है, 65 लाख लिखा है। ऑप्शन सी में यही उत्तर है बच्चों। एक एक चीज समझना रहता है। अधिकतम यानी जो सबसे ऊंचा बिंदु है, तो 45 के सीधा में है, यहाँ लाखों में लिखा है तो 45 लाख बनेगा। सबसे नीचे बिंदु 20 में है, तो 20 लाख तो 45 लाख, 20 लाख को जोड़ो क्या होगा 65 लाख। अब यहाँ लाख लिखा है, लेकिन बस उसको शून्य लगा के, ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि शून्य लगा के लिखना। क्लियर, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलो रे भैया आ जाओ इसमें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या तभी बोलते हैं जब उसके 2 गुणनखंड हो। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। देखो एक का गुणज पहले क्या लिखेंगे, एक एक एकम एक, एक दूनी 2। 3 का गुणज लिखने के लिए बोलूंगा तो क्या लिखोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हर संख्या का गुणज वो संख्या स्वयं होता है, बात सही है। तो यहाँ असत्य पूछा है तो ये सही है, तो उत्तर नहीं हो सकता। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यही सबसे गलत बात है। हर संख्या का गुणनखंड वह एक होता है, चाहे 2 का गुणनखंड भी 1 से शुरू होता है। 3 का गुणनखंड लिखते हैं तो सबसे पहले 1 लिखते हैं। तो शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता, शून्य का होता है। ठीक है, तो हर एक संख्या का गुणनखंड क्या होता है जी, 1 होता है, शून्य नहीं होता। तो यही गलत कथन है, यही उत्तर है। असत्य पूछा था। प्रत्येक संख्या के लिए एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है, मैं बताया था। जब कोई भी संख्या का गुणनखंड लिखना होता है सबसे पहले 1 लिखते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड लिखना है तो 1 पहले लिखेंगे, फिर 2,
फिर 4। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड लिखते समय सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वही सबसे छोटा गुणनखंड होता है। हर संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, तो ये सही बात है। और शून्य कभी भी संख्या का किसी भी संख्या गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, तो यही गलत है, इसलिए ये आंसर हुआ। असत्य कथन छांटना था। चलो देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न। 59 में 1 से 100 तक की संख्या में कुल कितने अंक पूछा है? तो 1 से 9 तक तो एक एक अंकों की संख्या होता है, तो 9 होगा। 10 से लेकर 99 तक दो दो अंकों की संख्या होता है, संख्याओं की संख्या होगा 90। तो इस तरह 90 संख्या होता है, लेकिन दो दो अंकों का होता है, इसलिए 90 दूनी 180 होगा। अब 100 एक अंक और बचा, तो 100 में 3 अंक होता है, तो इस तरह हमको 180, 3 और 9 को जोड़ना था। तो इस तरह हो गया 9 3 12, 192 अंक होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। एक वस्तु को क्रय मूल्य के 2/3 में बेचने पर 550 रुपए की हानि होती है। इस वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का कितना भाग लाभ होगा करके पूछ रहा है। कोई वस्तु है, क्रय मूल्य के 2/3, क्रय मूल्य मान लो 100 उदाहरण के लिए, तो उसका 2/3 माने 2/3। तो इस तरह हो गया 2x/3 में अगर बेचें, इतना में बेचें या बेचा, तो 550 रुपया का हानि होता है। अब वस्तु को 1980 रुपया में अगर बेचें, क्या लिखा है? इस वस्तु को 1980 रुपया में बेचें, इतना में बेचें अगर, तो इतना में बेचें तो क्या होता है? तो क्रय मूल्य का कितना भाग लाभ होता है कह रहा है। तो पहले तो क्रय मूल्य जानेंगे। क्रय मूल्य को नीचे लिखना पड़ेगा बच्चों। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो एक चीज जान लो, क्रय मूल्य का कितना भाग लाभ होता है कह रहा है, तो लाभ को लिखना है ऊपर और क्रय मूल्य नीचे लिखाएगा। उसी को हल करोगे ना तो उत्तर मिलेगा। इसको हल करोगे तो उत्तर मिलेगा। अब हमको यहाँ समझ लो लाभ जानना है, क्रय मूल्य जानना है। ठीक, तो यहाँ लाभ वाला विक्रय मूल्य हमको पता है। ठीक, तो इतना में बेचे तो कितना लाभ होता है करके लिखा है। अब क्रय मूल्य का 2/3 में बेचने पर 550 रुपए हानि है। तो देखो 2/3 में बेचा तो उसको हानि हुआ, तो कितना का हानि हुआ? देखो 1 भाग का हानि हुआ है, 1 भाग का हानि हुआ है। 2/3 में बेचा तो ये 3 से 2 हुआ है, मतलब 1 भाग कम है, तो ये हानि 1 भाग के बराबर है बच्चों। ये हानि जो है ना, 2/3 का मतलब है 3 में से 2 भाग में बेच दिया, तो 1 भाग का हानि नहीं हो गया जी। कुल 3 भाग है क्रय मूल्य, तो 3 भाग में से 2 भाग में बेच दिया, तो क्रय मूल्य से 1 भाग कम में बेच दिया ना, तो वही 1 भाग हानि है। तो 550 दिया है, तो 3 से गुणा करेंगे 550 का, तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 3 शून्य 0, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 116, ये है क्रय मूल्य। अब लाभ कैसे जानेंगे? तो हमको तो विक्रय मूल्य पता है ना, 1980 में बेचा तो लाभ हुआ था, तो उसमें से 1650 को घटा दो, 0.33, यानी कि ये हो गया 330 रुपया उसको लाभ हुआ था। तो 330 लाभ हुआ, 1650 में वो खरीदा था। इसी को हल करना है। शून्य शून्य कट गया, 3 11 33, 3 पंचे 15, बचा 1, 3 पंचे 15, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1/5 है उत्तर। 1/5 ऑप्शन सी में दिया है, यही आंसर है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा नहीं काफी कठिन है। ठीक है, काफी कठिन प्रश्न बनाया है। जब भी ना कितना भाग वाला पूछे, कितना भाग लाभ है, तो याद रखना पहले लाभ अंश में लिखना है, किससे तुलना किया है? क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य नीचे लिखाएगा। अब जब तुम लाभ और क्रय मूल्य जान डालोगे तो उसको सरल करना है।
तो कैसे जाना मैंने, 2/3 में बेचा, 2/3 माने 3 भाग उसका क्रय मूल्य है, 2 भाग में बेचा, तो उसको 1 भाग का हानि हुआ है ना, यानी 1/3 हानि हुआ था। 1/3 यानी 3 भाग के बराबर ये हानि है, तो सॉरी 1 भाग के बराबर हानि है, तो 1 भाग 550 है, तो 3 भाग क्या है, क्रय मूल्य है, तो इसलिए 3 से गुणा किया, इस तरह क्रय मूल्य मिला। और लाभ जानने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया 1980 वाला, तो लाभ पता चल गया, बस लाभ बटे क्रय मूल्य कर लिया, सरल कर दिया, उत्तर आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये जेएनवी मॉडल पेपर सेट एम था, इसके 20 प्रश्नों को हल करना था। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।